प्रधानमंत्री ने अंबाजी में किए दर्शन। मेहसाणा में 5,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, विकास की यात्रा रहेगी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की खारिज। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरे करने के भी दिए निर्देश। पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के लिए सरकार करेगी सभी प्रयास। विदेश मंत्री ने परिजनों को दिया भरोसा। कतर में रहस्यमय तरीके से जासूसी का आरोप लगा सैनिकों को दी गई है सजाए मौत। छत्तीसगढ़ में नामांकन के अंतिम दिन भूपेश बघेल ने पाटन से दाखिल किया पर्चा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी से भरा नामांकन। चुनावी राज्यों में प्रचार हुआ तेज। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। मेरी माटी मेरा देश अभियान का मंगलवार को दिल्ली में होगा समापन। प्रधानमंत्री समारोह में करेंगे शिरकत। देश भर से अमृत कलश राजधानी पहुंचने का सिलसिला जारी। खेल की खबरों में विश्व कप में श्रीलंका अफगानिस्तान के बीच मुकाबला जारी। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का अफगानिस्तान ने किया फैसला। 2 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका ने बनाए 126 रन। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा में लगभग 5,800 करोड़ रुपए की रेल, सड़क, पेयजल और सिंचाई से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया गया उनमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू भांडू, न्यू साणंद खंड, वीरमगाम सामखियाली रेल लाइन का दोहरीकरण, कटोसन रोड, बेचराजी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रेल परियोजना, मेहसाणा और गांधीनगर जिले के वीजापुर तालुका और मनसा तालुका की विभिन्न ग्राम झीलों की रिचार्ज प्रक्रिया परियोजना, मेहसाणा जिले में साबरमती नदी पर वलसाना बैराज, बनासकांठा में पालनपुर पेयजल की व्यवस्था के लिए 2 योजनाएं और धरोई बांध आधारित पालनपुर जीवन रेखा परियोजना प्रमुख कार्य और 80 न्यूनतम तरल निर्वहन क्षमता का जल उपचार संयंत्र शामिल हैं। और प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी उनमें महिसागर जिले के संतरामपुर तालुका में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की परियोजना, साबरकांठा केंद्रोदा देहगाम हरसौल धनसुरा रोड का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, गांधीनगर जिले में कलोल नगरपालिका सीवेज और सेप्टेज प्रबंधन के लिए परियोजना, सिद्धपुर पाटन, पालनपुर बनासकांठा, बयाद अरावली और वडनगर मेहसाणा में सीवेज संयंत्रों के लिए परियोजनाएं शामिल हैं। आज लगभग 6,000 करोड़ રૂપિયાના વિકાસના પરિયોજના શિલાન્યાસના કામો આજે અહીંયા મોકો મળ્યો છે। આ પરિયોજનાઓ, આ બધા પ્રકલ્પો કિસાનોના ભાગ્યને કાયમી એક મજબૂતી આપનારા છે। સમગ્ર ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતના વિકાસ માટે દેશ સાથે જોડવા માટેના કનેક્ટિવિટીના ખૂબ ઉત્તમ પ્રયોગો છે। અમારે મહેસાણાની આસપાસ આપણા જેટલાય જિલ્લા છે, પાટણ હોય, બનાસકાંઠા હોય, સાબરકાંઠા હોય, છેક મહીસાગર હોય, ખેડા હોય, અમદાવાદ હોય, ગાંધીનગર હોય, આવડો મોટો પથારો છે આ વિકાસના કામોનો। उत्तर गुजरात मतलब आद्य शक्ति की उपासना की भूमि। उत्तर गुजरात। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के बनासकांठा स्थित प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पीएम ने मां अंबाजी का विधिवत पूजन किया। गौरतलब है कि पीएम 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और इसके पहले दिन उन्होंने प्रसिद्ध अंबाजी के दर्शन किए। उल्लेखनीय है कि अंबाजी माता मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और प्रमुख धार्मिक स्थलों में से जाना जाता है। मंदिर मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। हर साल हजारों की तादाद में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए अंबाजी मंदिर आते हैं। नवरात्र और दशहरा के समय यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पीएम मोदी ने मां अंबाजी से देशवासियों के लिए
खुशहाली की कामना की। और इससे पहले प्रधानमंत्री के बनासकांठा पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी का काफिला जिस रास्ते से निकला उसके दोनों तरफ खड़े होकर लोगों ने पीएम का गर्मजोशी से अभिवादन किया और प्रधानमंत्री की गाड़ी पर फूल बरसाए। અહીં આવતા પહેલા માં અંબાના ચરણોમાં મને આશીર્વાદ લેવાનો મોકો મળ્યો। મને આનંદ થયો અંબા માની રોનક જોઈને, અંબાજી સ્થાનની રોનક જોઈને। માં અંબાના આશીર્વાદ હંમેશા આપણા ઉપર બન્યા રહે। ત્યાં જે પ્રકારે ગબ્બર પર્વતનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે, એની જે ભવ્યતા નજરે ચડી રહી છે, અને ગઈકાલે मैं मन की बात એમાં પણ એનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો। ખરેખર જ અભૂતપૂર્વ કામ થઈ રહ્યું છે। और दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अदालत ने यह भी कहा है कि इस बीच ट्रायल पूरा नहीं होता तो याचिकाकर्ता फिर से कोर्ट का रुख कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ने 338 करोड़ रुपए के लेन देन को आंशिक रूप से स्थापित किया है। ऐसे में हम याचिकाकर्ता की जमानत अर्जी को खारिज कर रहे हैं। वहीं भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भ्रष्टाचार के मामले पर दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अलग राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता को ही धोखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो उसमें सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है, बल्कि 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। यानी जो वो पैसे की बात करते थे और जो मनी ट्रेल की बात करते थे, वो आज लीगली स्टैब्लिश होती हुई दिख रही। अगर हम ये कहें तो ये अब सिर्फ आरोप नहीं है, सिर्फ तथ्यात्मक आरोप नहीं है, इसमें संख्यात्मक स्थिति भी सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि शराब नीति की वजह से केजरीवाल दिल्ली की जनता से आंख नहीं मिला सकते। अब मुझे लगता है केजरीवाल जी की सरकार को बताना पड़ेगा न्यायालय को कि पैसा कहां है, ये शराब घोटाले का पैसा कहां है। लगता डूब गया है पैसा। वैसे शराब में बहुतों का पैसा डूबता है, उन्होंने दिल्ली की आम जनता की कमाई का पैसा भी डुबोया है। और मुझे लगता है कि वो ऐसे डूबे होंगे कितनी आसानी से इसमें उबरने का चांस नहीं है। जो कहा गया ना कि शराब के लिए कि हजारों घर हैं डूबे बोतलों के बंद पानी में, जो इसमें डूबे वो न उबरे जिंदगानी में। विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत दिल्ली स्थित ईडी के मुख्यालय पहुंचे। जांच एजेंसी ने पहले उनको शुक्रवार को तलब किया था, लेकिन फिर पेशी का समय आगे बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दिया गया था। वैभव पर ट्राइटन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयर मॉरिशस की एक कंपनी शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड ने ज्यादा प्रीमियम देकर खरीदने के आरोप हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के परिवारों से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने एक्स पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के परिवारों से मुलाकात हुई। इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार मामले को सर्वोच्च महत्व देती है, परिवारों की चिंताओं को पूरी तरह से साझा करती है। सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जारी रखेगी। इस संबंध में सरकार परिवारों के साथ निकटता से समन्वय बनाएगी। कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के इन 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है, जो एक कंपनी के कर्मचारी के तौर पर वहां काम कर रहे थे। इन्हें 2022 में हिरासत में लिया गया था। वहीं भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने भी कहा है कि सरकार हर वो प्रयास कर रही है जिससे कतर में सजा पाए पूर्व नौसैनिकों को राहत मिल सके।
Court hearing. It was supposed to have been transcribed and provided on Sunday. It is Monday. When I get back, we'll have a look at it. But you have heard the MEA statement on this. Every effort is being made by the government to ensure that we take up through the legal course and find relief for our personnel. यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केरल के एर्नाकुलम जिले के कलामासेरी में रविवार को हुए बम विस्फोट में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने जानकारी दी है कि 4 लोगों की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज एर्नाकुलम मेडिकल कॉलेज में जारी है। घटना में कुल 50 लोग घायल हुए हैं। Persons in different hospitals, 12 of them are in ICU and 4 are critically ill. 3 of them are ventilated. So we are giving every possible support that is to be provided to them. We are giving that all those support. Let the police conduct the inquiry. They will answer all the questions. और कलामासेरी जमरा कन्वेंशन सेंटर में रविवार सुबह 9:40 के करीब धमाका हुआ था। उस वक्त वहां ईसाइयों के एक संप्रदाय की प्रार्थना चल रही थी। बम टिफिन में रखा गया था। डीजीपी केरल ने शुरुआती जांच के बाद जानकारी दी है कि घटना में IED डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। वहीं एक व्यक्ति डोमिनिक ने घटना के बाद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने घटना को लेकर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। वहीं केरल पुलिस ने मल्लपुरम में शुक्रवार फलस्तीन के समर्थन में निकाली रैली में हमास के नेता और पूर्व चीफ खालिद मशेल के वर्चुअल संबोधन मामले की जांच शुरू कर दी है। रैली जमाते इस्लामी की यूथ विंग सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट नाम के संगठन द्वारा आयोजित की गई थी। भाजपा ने मामले में कड़ी आपत्ति जताई है। केरल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने रैली के पोस्टर को अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। उन्होंने सवाल किया था कि कहां है मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और कहां है केरल की पुलिस। आज केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी रैली और उसमें हमास के आतंकी की वर्चुअली मौजूदगी पर सवाल खड़े किए हैं। The Hamas chief being given an opportunity with no intervention by the government of Kerala or indeed the Kerala police to address a large gathering of youth and inciting them with radicalism and Hamas, contrary to what Shri Munir says of the Indian Union Muslim League or what Swaraj says of the CPM, is certainly a terror organization that has wrecked lives, raped women, killed children. उन्होंने पिनराई विजयन सरकार सहित कांग्रेस पर राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। That under Chief Minister Pinarayi Vijayan, Kerala has shown increasingly a tolerance towards radical elements and radicalization. That whether it is in June 23's Elattur Kozhikode attempt to burn a train which would have caused, God forbid if he had succeeded, over 200-300 deaths, and the characterization of that person as being mentally ill till it was revealed that he was, till investigation revealed that he was a Zakir Naik, an ISIS sympathizer, and that it was a deliberate attempt at terrorism. That is also in the history. And what I said is that there is a history of appeasement of radical elements by both the Congress and the left in Kerala.
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केरल के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। जेपी नड्डा तिरुवनंतपुरम से एनडीए प्रदर्शन रैली की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा क्षेत्र से आज नामांकन दाखिल किया। राज्य में दूसरे चरण की 70 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। वहीं मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए भी नामांकन की आज आखिरी तारीख है। 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 17 नवंबर को होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी निर्वाचन क्षेत्र से दाखिल किया पर्चा, तो वहीं इंदौर 1 निर्वाचन क्षेत्र से कैलाश विजयवर्गीय ने नामांकन दाखिल किया। तेलंगाना में सिद्दीपेट में बीआरएस पार्टी के सांसद कोठा प्रकार रेड्डी पर चुनाव प्रचार के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वो दुब्बक विधानसभा क्षेत्र से बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में मराठा आरक्षण पर कैबिनेट उप कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में कहा कि पुराने कुनबी रिकॉर्ड की खोज के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट को कल कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा और इसे स्वीकार किया जाएगा और फिर इसकी अगली प्रक्रिया की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमेटी को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 महीने का विस्तार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार द्वारा दायर क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वे कोई भी गलत कदम ना उठाएं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को झटका दिया है। अदालत ने उनसे कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के सभी विधायकों की अयोग्यता के मामले में 31 दिसंबर तक फैसला लें। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इसके लिए 29 फरवरी तक की मोहलत देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर स्पीकर एक समय सीमा तय नहीं करते तो उसे आदेश देना होगा। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में बीती रात हुए ट्रेन हादसे में प्रभावित लाइन को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। फिलहाल ट्रेनों को धीमी गति से गुजारा जा रहा है। और विशाखापत्तनम पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापत्तनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के बीच टक्कर हुई थी। हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत और करीब 50 लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक सिग्नल का इंतजार कर रही विशाखापत्तनम पलासा स्पेशल पैसेंजर ट्रेन को पीछे से आ रही विशाखापत्तनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ने टक्कर मार दी, जिससे 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। राहत और बचाव अभियान जारी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि रायगढ़ के लोको पायलट ने सिग्नल को नजरअंदाज किया था और इसके बाद दोनों ट्रेनों में कवच सिस्टम मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से टक्कर हो गई। 30 अक्टूबर को मेरी माटी मेरा देश का 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अमृत कलश यात्रा के समापन अवसर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागी औपचारिक पोशाक में कर्तव्य पथ पहुंचे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अमृत कलश से मिट्टी चावल को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए कर्तव्य पथ पर एक विशाल अमृत कलश में समाहित किया गया। इस मिट्टी का उपयोग मंगलवार को अमृत वाटिका का निर्माण के लिए होगा, जो देश के शहीदों को एक विनम्र श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और गजेंद्र सिंह शेखावत सहित सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के हर कोने से बड़ी संख्या में युवा कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी दर्शाता है। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश ने पिछले 2 वर्षों में मनाया। लाखों कार्यक्रम हुए, करोड़ों लोग उससे जुड़े। एक भारत श्रेष्ठ भारत को और बल देने का काम जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है वो युवा कर रहे हैं। अपनी मिट्टी के साथ जुड़े रहना और अपने शहीदों को याद करना और देश के कर्तव्य पालन
करके विकसित भारत देश करने के लिए, विकसित देश बनाने के लिए आज युवा संकल्प ले रहे हैं। देश के युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है और ये साफ नजर आता है तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक और नागालैंड से लेकर हमारे गुजरात तक, कहीं पर कोई कमी नहीं। हर क्षेत्र से भारी संख्या में युवा हैं और जोश देख रहे हैं। तपती धूप में भी ये युवा, इनका जोश कोई कम नहीं कर पा रहा है और हाथों में तिरंगा लिए। ये तिरंगे की ताकत है, ये तिरंगे की शान, आन बान शान के लिए युवा कहीं से भी देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर इस वक्त कर्तव्य पथ से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनका रुख करते हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले तो यही आपसे हम जानना चाहेंगे कि कल इस कार्यक्रम का समापन होगा और उस विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। मकसद इस पूरे कार्यक्रम का क्या है, अगर आप बताना चाहें। कहा जाता है कि जो जननी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी सुंदर है। माँ और जननी जन्मभूमि का एक अपना स्थान है जो कि स्वर्ग से भी सुंदर माना जाता है। और जब बात भारत माँ की हो, भारत भूमि की होती है, तो ये जो भूमि है ये वीर वीरांगनाओं की भूमि है, जिसकी आहुतियां पूरी जो जमीन है उसमें समाहित है। उसके कण को लेकर के ये उसकी जर को लेकर के यहाँ तक जो अमृत कलश है उसमें लेकर के तमाम श्रद्धा स्वभाव से लोग यहाँ तक आए हैं। और उसके बाद ये एक जो बड़ा अमृत कलश यहाँ पर बनाया गया है उसमें उसको वो समाहित कर रहे हैं। ये एक सम्मान है वीरता का, उनके बलिदान का और एक प्रतिष्ठा का भी। और दूसरी तरफ एक संदेश ये भी है कि नए भारत की ओर हम जब तेजी से बढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ हम अपने उन वीर वीरांगनाओं को भी नहीं भूलना चाहते जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपना सबसे सर्वोच्च उन्होंने बलिदान दिया और साथ ही साथ वो अपने उन वीर सपूतों को भी याद कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। और जो उत्साह है, जो उमंग है, जो जोश है यहाँ के लोगों में और जो एक एकता की भावना है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। मैं देख पा रहा था कि किस प्रकार से लोग एक आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और एक दूसरे को जानने का, समझने का कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग वेशभूषाओं में लोग यहाँ पर चलकर आए हैं। मान लीजिए कि कर्तव्य पथ में आज पूरा देश जो है वो समाहित हो चुका है। 31 अक्टूबर का दिन है और 31 अक्टूबर का दिन सरदार पटेल की जन्म जयंती का दिन होता है। जिस तरह से सरदार पटेल ने पूरे देश को, पूरे भारत को एकजुट करने का काम किया था, उसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए जगह जगह से देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक मिट्टी को लाया गया है ताकि इससे भी देशभक्ति की जो भावना है वो और भी मजबूत हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नारी शक्ति के सामर्थ्य की जमकर प्रशंसा की और कहा कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के विजन के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नारी शक्ति के सामर्थ्य की जमकर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने महान संत मीराबाई को नमन करते हुए देश भर के लोगों के लिए उनको एक प्रेरणा शक्ति बताया। आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां हमें नारी शक्ति का सामर्थ्य देखने को नहीं मिल रहा हो। इस दौर में जब हर तरफ उनकी उपलब्धियों को सराहा जा रहा है तो हमें भक्ति की शक्ति को दिखाने वाली एक ऐसी महिला संत को भी याद रखना है जिसका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। देश
इस वर्ष महान संत मीराबाई की 525वीं जन्म जयंती मना रहा है। वो देश भर के लोगों के लिए कई वजहों से एक प्रेरणा शक्ति रही है। प्रधानमंत्री ने रूढ़िवादी धारणाओं के खिलाफ मीराबाई के संघर्षों की सराहना करते हुए कहा कि एक संत के रूप में वे हम सबको प्रेरित करती हैं। देश की माताओं, बहनों और बेटियों के लिए मीराबाई आज भी प्रेरणा पुंज हैं। देश की माताओं, बहनों और बेटियों के लिए मीराबाई आज भी प्रेरणा पुंज है। उस कालखंड में भी उन्होंने अपने भीतर की आवाज को ही सुना और रूढ़िवादी धारणाओं के खिलाफ खड़ी हुई। एक संत के रूप में भी वे हम सबको प्रेरित करती हैं। वे भारतीय समाज और संस्कृति को तब सशक्त करने के लिए आगे आई जब देश कई प्रकार के हमले झेल रहा था। सरलता और सादगी में कितनी शक्ति होती है, ये हमें मीराबाई के जीवन काल से पता चलता है। मैं संत मीराबाई को नमन करता हूँ। देश की महिलाओं को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुटे रहते हैं, जिससे भारत महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के विजन के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में चल रहे टेरा फेस्ट ने एक बार फिर ये साबित किया है कि कलाकार अपनी मेहनत से मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं। त्योहार के मौसम में यहाँ खरीदारों के लिए कई विकल्प थे। साथ ही ये टेरा फेस्ट मंच बना भारत की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का। यहाँ 10 राज्यों के मृदा कलाकार और कारीगर अपना काम लेकर आए। देखिए हमारी सहयोगी रजनी सेन की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में आयोजित हुए टेरा फेस्ट 2023 में भारत के 10 राज्यों के मृदा कलाकारों की टेराकोटा कलाकृतियां सामने आई। दीपावली के आहट के बीच मिट्टी के दिए, लैम्प्स, खिलौने, मूर्तियां और बर्तन तो इस टेरा फेस्ट का आकर्षण थे ही, लेकिन कुछ हटकर कलाकृतियों ने भी बताया कि हमारी मृदा कला परंपरा कितनी गहरी और अनोखी है। यह आजमगढ़ के कलाकार शिवरतन हैं, जो टेराकोटा का मिनिएचर आर्ट अपने साथ लेकर आए हैं, जो इन्होंने बड़े चाक पर ही बनाए। एक अलग खासियत है कि मिट्टी के ऊपर सिल्वर वर्क, जो पूरे वर्ल्ड में ऐसा काम नहीं होता। हमने मिट्टी को जो कितना खूबसूरत रूप दिया। देखिए मिट्टी की ज्वेलरी भी आप सामने देखिए, बड़े बड़े मॉडल्स सब पहने भी हैं। तो वहीं कोल्हापुर से आए गौरव अपनी कला के जरिए जेंडर सेंसिटिविटी जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। अपने काम में वे महाराष्ट्र के ट्रांसजेंडर समुदाय को भी सहयोगी बना रहे हैं। कोल्हापुर में जो भी टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए ये रिटर्न गिफ्ट्स एज अ कोल्हापुर के रिमेम्बरेंस ये काम बनाया जा रहा है। तो ये एक्चुअली जो फ्रिज मैग्नेट है या फिर कबर्ड मैग्नेट बोल सकते हैं इसको, तो ये ट्रांसजेंडर्स लोगों को ये ट्रेनिंग देके उनसे ये प्रोडक्शन करवाने की हमारी कोशिश चल रही है। खरीदारों को भी इस टेरा फेस्ट में अपनी पसंद का सामान मिल रहा है, जिससे उनके त्योहार की रौनक भी बढ़ रही है। मैंने पूरी दिवाली की शॉपिंग करी है, जिसमें दिए हैं, वास है, दही हांडी जो बहुत इनका नेचुरल क्ले का बना है वो लिया है। इस टेरा फेस्ट में सभी उत्पाद इको फ्रेंडली हैं और प्रधानमंत्री के उस मंतव्य पर भी ये टेरा फेस्ट खरा उतरता दिखा, जो हर मंच से छोटे कारीगरों और कलाकारों को प्रोत्साहन देने की अपील करते हैं। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में आयोजित टेरा फेस्ट एक तरह से मंच बना हुआ है एक भारत श्रेष्ठ भारत का और भारत की कला और संस्कृति का, जहां मिट्टी से बनी कलाकृतियों ने न केवल दर्शकों और कला प्रेमियों का दिल जीता है, बल्कि हमारे कारीगरों की हुनर को, उनकी साधना को भी हम तक पहुंचाया है। कैमरामैन मोंटी के साथ डीडी न्यूज़ के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।